नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा। आज की दिन भर की अब तक की जो बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके साथ मैं आपके साथ हूं और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अब मिशन हरियाणा को पूरा करने के बाद मिशन महाराष्ट्र की ओर निकल पड़े हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज वो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उसके अलावा संविधान पर एक बैठक होगी, सभा होगी, जिस पर चर्चा करेंगे। इस राहुल गांधी की यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूंकि ये पश्चिमी महाराष्ट्र का वो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा, जहां पर जिसको शुगर बेल्ट कहते हैं, सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। पिछले काफी समय से यहां पर चर्चा में रहा है। महाविकास अघाड़ी यहां पर मजबूत स्थिति में लोकसभा चुनाव में भी रहा और पिछले विधानसभा चुनाव में भी रहा। यहां पर राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हैं और माना जा रहा है कि यह राहुल गांधी की महाराष्ट्र की चुनावी यात्रा की शुरुआत है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पिछले दिनों महाराष्ट्र में जब गिर गई थी, उसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। वो प्रतिमा जिसका की जो अनावरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन हवा के एक झोंके से उड़ जाने के बाद न सिर्फ उस प्रतिमा के निर्माण पर, बल्कि किस तरह से जो तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए के निर्माण कार्य, उस पर सरकार पर सवाल उठे थे। और न सिर्फ राज्य सरकार पर भी बल्कि केंद्र सरकार पर भी इसको लेकर काफ़ी वहाँ पर नाराज़गी थी महाराष्ट्र के लोगों में, पूरे देश भर में, और काफ़ी चर्चाएं थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोनों ने उस पर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उसको लेकर नाराज़गी अभी तक शांत नहीं हुई है। कोल्हापुर की इस यात्रा को काफ़ी अहम माना जा रहा है, कई लिहाज से इसको अहम माना जा रहा है। और ये जो राहुल गांधी की ये यात्रा है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के परिणाम रहे, उससे महाविकास अघाड़ी काफ़ी उत्साहित दिख रही है। उसी उत्साह के पिछले महीने भी, यानी 5 सितंबर को सांगली का दौरा किया था राहुल गांधी ने। इसी इलाके का करीब 70 सीटें विधानसभा में, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में, यहाँ 70 सीटें आती हैं इस क्षेत्र की। और इस क्षेत्र पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए राहुल गांधी की इस यात्रा को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आरक्षण की बात होगी, संविधान की बात होगी। पिछले काफी समय से मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार का विरोध हो रहा है और लगातार वहां पर आरक्षण की मांग करने वालों का आंदोलन चल रहा है, उसे लेकर सरकार बैकफुट पर है। और इस लिहाज से राहुल गांधी की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण और उसके बाद वहां पर संविधान पर बोलना, संविधान पर चर्चा करना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर पिछले अभी जो हाल में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उन सारे मुद्दों पर केंद्र सरकार घिरी हुई थी। केंद्र सरकार को राजनीतिक नुकसान हुआ, बहुत सारी सीटें कम हो गई, न केवल महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बल्कि दूसरे राज्यों में भी। और उसी संविधान की चर्चा राहुल गांधी अब वहां करने जा रहे हैं। अभी कल ही हरियाणा में अपनी आखिरी दिन का जब प्रचार कार्य था, उसमें भी राहुल गांधी ने अपनी सभा में, महेंद्रगढ़ में सभा थी उनकी, उस सभा में उन्होंने जिस तरह से आरक्षण का, संविधान का जिक्र किया, और अब उस संविधान और आरक्षण की चर्चा लेकर आज महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। अब इससे साबित हो रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को वहां भी घेरने की तैयारी होगी। यानी लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण और संविधान का मुद्दा हावी रहेगा। कल की अपनी रैली में राहुल गांधी ने क्या कहा था संविधान को लेकर, एक बार उसको सुनते हैं। और ये अब सीधे उस संविधान की चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के और क्या कार्यक्रम है, दूसरी और अब जो खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर हरियाणा में क्या कहा। जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की। हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया, देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी
की संस्थाएं किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम कहते हैं हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। आजादी की लड़ाई का फल ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं। जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, उनको आक्रमण करने की मदद की। तो अब ये संविधान की लाल किताब जिसे राहुल गांधी दिखा रहे हैं, अब ये सीधे अब उसका जिक्र होगा कोल्हापुर में। आज जब राहुल गांधी की वहां सभा होगी उसमें भी संविधान और आरक्षण पर चर्चा होगी। इस संविधान को लेकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से घिरी हुई थी और संविधान बदलने के जो आरोप लगे थे, उस पर आशंकाएं जो जाहिर की गई थी, उसका उससे नुकसान हुआ था। लेकिन उसको उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया जब उसके सांसदों ने उसे लेकर काफी कहा था कि हम संविधान को बदला जाएगा, इसलिए 400 पार का नारा दिया गया है। खैर, वो अपनी जगह था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, लोकसभा की पहली बैठक में संविधान में विपक्ष के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये लाल किताब यानी संविधान की पुस्तक लेकर जिस तरह से शपथ ली है, और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद अब ये सीधे कोल्हापुर में इसी से चुनावी यात्रा की अपनी शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी, तो निश्चित तौर पर अब ये स्पष्ट हो चुका है कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव में भी हावी रहेगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, जिसको महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहते हैं, वो इस मुद्दे पर एनडीए को यानी महायुति को, जिसका अभी कोई ठिकाना नहीं है कि वो इसी रूप में रहेगा या उसमें परिवर्तन होगा, उसी विषय पर चुनाव लड़ेगा और उसको घेरने का प्रयास करेगा। महाविकास आघाड़ी और महायुति ये दो गठबंधन है, यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, जिसको केंद्रीय स्तर पर हम कहते हैं। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव के बाद से ही वहां काफी उथल पुथल मची हुई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो इस गठबंधन से बाहर निकले, यानी एक मौका ढूंढ रहे हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह कई दौरे कर चुके हैं। यहां तक कि हरियाणा के चुनावी दौरों को छोड़कर, यहां पर चुनाव चल रहे हैं, प्रचार कार्य के आखिरी दिनों में भी यहां छोड़कर वो महाराष्ट्र और झारखंड के दौरों पर रहे। इससे समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र को लेकर कितना उतावलापन है। लेकिन वहां एनडीए के घटक दलों के बीच जिस तरह से विवाद चल रहा है, उसे लेकर वहां पर न तो भारतीय जनता पार्टी सहज है और न ही एनडीए के घटक दलों में कोशिश हो रही है कि वो किस तरह से उससे बाहर निकले। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कोई कोशिश छोड़ नहीं रही है और वहां प्रधानमंत्री की कल भी एक सभा है। इससे पहले मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है और मराठी के साथ साथ और भी भाषाएं हैं, जिसमें असमिया है, पाली है, प्राकृत है। इन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इससे ये भारतीय जनता पार्टी इसको अब भुनाने की कोशिश में लगी है कि ये मराठी को इतना महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, इतना महत्व दिया गया है। पिछले काफी समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं है और उसका यह कहना है कि इसको लेकर तो पहले से ही प्रयास चल रहे थे। लेकिन क्रेडिट अगर लेनी है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट लेंगे ही। एक बार हम वहां पर इस मराठी भाषा को जो शास्त्रीय दर्जा दिया गया है उसे लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह की बयानबाजी हो रही है, सुनेंगे। सत्ता पक्ष की भी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी और विपक्ष के नेताओं की भी। लेकिन अमलेंदु जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर छोटे छोटी चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब इस कोशिश में है कि कैसे जो एक कह लीजिए कि भावनात्मक मुद्दे हैं उनको कैसे वहां उठाया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जो बड़े मुद्दे हैं उन पर इस तरह के छोटे मुद्दे बहुत हावी होने नहीं पाएंगे या उस पर उनको तवज्जो नहीं मिल पाएगी। देखिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति असल में महाराष्ट्र में उसको जिस तरीके से नुकसान हुआ लोकसभा चुनाव में, और संविधान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था, तो संविधान के मुद्दे के मुकाबले वो मराठी भाषा का मुद्दा इस तरीके से लेकर आई है। यानी उसने संविधान के मुकाबले मराठी भाषा को खड़ा करने की एक तरीके से कोशिश की
की है। हालांकि मराठी के साथ साथ और भी 4 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, उसमें असमिया भी शामिल है। लेकिन उसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर लगता है कि अब ये महाराष्ट्र में इस तरीके की चीज़ लेना चाहते हैं। एक तो 2 नुकसान हुए भारतीय जनता पार्टी को, संविधान का मसला तो है ही, और लेकिन जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी जरा सी हवा में, वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बूमरैंग किया। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जाकर माफ़ी मांगी, वो भी वहाँ जाकर उल्टा उसका असर हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री की उस माफ़ी में भी बहुत अहंकार का भाव था। तो उस अहंकार के भाव की चलते भारतीय जनता पार्टियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अब ये इस मुद्दे को लेकर आए हैं। हालांकि जो संजय राउत है, शिवसेना उद्धव के सांसद जो हैं, उन्होंने इस पर लेकर तंज कसा है प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो वो भी हम लोग सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। एकनाथ शिंदे ने तारीफ़ की, वो भी हम सुनेंगे क्या कहा है। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है साफ समीर जी कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अभाव है, और महाविकास अघाड़ी के सामने बीजेपी का गठबंधन जो है वो मुद्दों के मामले में टिक नहीं पा रहा है। बिल्कुल, और ये चाहे शास्त्रीय दर्जा देने की बात हो तो जाहिर सी बात है कि इसको कोई भी समझ सकता है किसके पीछे क्या कारण है। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना यानी एक तरह से मराठी लोगों को एक भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में करने की कोशिश करना। लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत क्या कहते हैं इस मामले में, एक बार सुनते हैं उनको, और कितनी क्रेडिट वो सरकार को दे रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत बड़ा सम्मान है मराठी भाषा को, क्लासिकल लैंग्वेज जिसे हम अभिजात भाषा का दर्जा बोलते हैं, मराठी और बंगाली को दिया है, असमी को दिया है, पाली भाषा को दिया है, अर्धमागवी प्राकृत भाषा को दिया है। ऐसे 5 भाषाओं का सम्मान करने वाला निर्णय कर केंद्र सरकार ने किया है। सालों साल से महाराष्ट्र से ये मांग उठती रही है कि मराठी भाषा छत्रपति शिवाजी महाराज की भाषा है, संतों की भाषा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भाषा है, संविधान की भाषा है, महात्मा फुले की भाषा है मराठी, बाला साहब ठाकरे जी की भाषा है। तो ये भाषा को आप सम्मान देना चाहिए, अभिजात भाषा का हमारी मांग रही, और लगभग राज्य की सभी पार्टी के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, सरकारों ने मांग अब तक 30-35 साल से ये मांग करते आए हैं। जब भी संसद का सत्र शुरू होता था, तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हमेशा ये मुद्दा महाराष्ट्र के सांसदों की तरफ से उठता रहा है। शिवसेना भी उसमें शामिल रही, और हम प्रधानमंत्री जी को हमेशा, या गृह मंत्री जी को, या कल्चरल मिनिस्टर को हमेशा इस बारे में हमारा डेलीगेशन मिलता रहा। तो ये अगर ये आज हुआ है तो ये सबका योगदान है, किसी एक पार्टी का या किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं है। बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेगी आने वाले वो तो लेगी भाई, बीजेपी तो कौन सा भी कैसा भी क्रेडिट ले सकती है। हाँ, कोरोना का भी क्रेडिट लेना चाहिए ना, तो लेना उनका ही क्रेडिट है। इतने लोग मरे इस देश में, महाराष्ट्र में। देखिए, बात मराठी भाषा की है, वैसी मराठी मानुष की प्रतिष्ठा की। बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की मराठी भाषा और मराठी मानुष को सम्मान देने के लिए, ये मत भूलिए। अपने कागज पर किया है, बाला साहब ठाकरे ने जमीन पर किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। सबसे पहले महाराष्ट्र से जो पूरे उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, रोजगार बाहर जा रहा है, उसको रोकिए। मराठी भाषा के साथ इस राज्य की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो इस बात का स्वागत कर रहे हैं संजय राउत, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी हर चीज़ का श्रेय लेने का प्रयास करती है, कोशिश करती है। बहरहाल ये कितना इसका फ़ायदा मिलेगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल है जो महाराष्ट्र में इस समय शासन में है। एकनाथ शिंदे उसके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, और सरकार में जिस तरह से अपने भीतर अंतर विरोध है उसे लेकर भी सरकार भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, और लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा भी दिखाई पड़ा है। और नतीजे के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे अजीत पवार गुट के नेता हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के नेता हो, एक दूसरे पर किसी न किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और अपने ज्यादा सीटों की दावेदारी अभी से कर रहे हैं।
तो अब एनडीए गठबंधन का ये हाल है, उसके बाद ये कितना, जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तब क्या होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी की स्थिति में एनडीए गठबंधन वहां काफी बिखरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी की ये जो यात्रा है कोल्हापुर की, कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है वो जिस तरह से अभी प्रतिमा उनकी खंडित हुई है, हवा के एक झोंके से गिर गई, उसे लेकर जो गुस्सा रहा, और उसके बाद वहाँ पर अब ये शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने राहुल गांधी जा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत मायने रखती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि कोल्हापुर के जो सांसद हैं अमलेंदु जी, वो भी छत्रपति शिवाजी के ही वंशज हैं, साहू जी महाराज उनका नाम है। तो ये, और वो भी इस सभा में शामिल रहेंगे निश्चित तौर पर। और उन्होंने ये जो कोल्हापुर के शासक साहू जी महाराज थे 1902 में, सबसे पहले उन्होंने ही पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण दिया था। तो इसके बहुत सारे कोल्हापुर की यात्रा के प्रतीकात्मक महत्व हैं। कोल्हापुर तमाम चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन ये जो प्रतीकात्मक चीज़ें हैं, संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, हरियाणा से वो बात करते हुए अब कोल्हापुर पहुंच रहे हैं, महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर वहाँ जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि कांग्रेस पार्टी या जो महाविकास अघाड़ी है ये महाराष्ट्र के चुनाव को किस तरफ ले जाना चाहता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हम लोगों ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में देखा, अब कांग्रेस पार्टी ही जमीन तैयार कर रही है चुनावी मुद्दों की। जी बिल्कुल, कांग्रेस ही ज़मीन तैयार कर रही है जो मुद्दे वहाँ के महाराष्ट्र के, और पूरा हरियाणा जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया समीर जी, उसी तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव भी कांग्रेस के मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आएगा। ये अभी से समझा जा सकता है। इधर जो महाराष्ट्र में एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट ये हो रहा है समीर जी की, सुना ये जा रहा है, अभी सोर्सेस के हवाले से खबर है कि एनडीए में भी सीटों का बंटवारा लगभग हो चुका है। लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो वो इस बात पर जोर दे रही है कि चूंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं तो उनका चेहरा आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी इस पर तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि चूंकि महाविकास अघाड़ी किसी का चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो हम आपका चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी एक तरीके से जो पहले बीजेपी की अलग बैठक हुई उसमें यह तय कर लिया गया था कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और सारे दलों से सीटों के बंटवारे की बात भी देवेंद्र फडणवीस करेंगे, टिकट भी देवेंद्र फडणवीस बांटेंगे, और दिल्ली का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अभी फिलहाल में दौरे हुए, और अमित शाह ने जाकर वहाँ जिस तरीके से महाराष्ट्र के अपने भाजपा नेताओं को हड़काया है, एक तरीके से कहा जा सकता है, उसके बाद कुछ चीज़ें वहाँ बदलती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी के अंदर भी। तो वहाँ एक जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का तर्क ये, जो ये भी सोर्सेज के हवाले से खबर है, उनका तर्क ये है कि अगर आप एकनाथ शिंदे का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है उनके वोटों में सेंध नहीं लग पाएगी और उद्धव ठाकरे मजबूत हो जाएंगे। ये उनका अपना तर्क है, और उनका ये भी तर्क है कि महायुति में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे की शिवसेना का रहा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट खराब रहा। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ें और हमारा चेहरा आप आगे रख कर लड़ेंगे तो हम सरकार बना सकते हैं। तो ये उठा पटक अभी वहाँ चल रही है। इधर अजीत पवार जिस तरीके से रूठे रूठे घूम रहे हैं और वो लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं महायुति में, और एनडीए में एक ज़बरदस्त तरीके का घमासान मचा हुआ है। बिल्कुल, अभी सीट शेयरिंग की बात तो छोड़ दीजिए, अभी तो एनडीए के ये सारे घटक दल एक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे अभी उस पर भी बड़े सवाल हैं। लेकिन सीट शेयरिंग की बातें जो चल रही हैं, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी सारे घटक दलों के बीच में एक भी मुद्दे पर सहमति अभी नहीं बन पा रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं। लेकिन अब ये मराठी को शास्त्रीय दर्जा देने की बात करके एक मुद्दा आगे बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है, संजय राउत तो उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं, स्वागत जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसका सरकार क्रेडिट ले, बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी और इसको होना ही था। वैसे भी मराठी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल ही है, जिसमें 22 भाषाएं संविधान की हैं जिनको एक अलग महत्व दिया गया है, दर्जा दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यह कोशिश करेगी और पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को लेकर आएगी कि उसने मराठी को शास्त्रीय दर्जा दिया है। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस, उनको सुनेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी तो उसको कितनी सफलता मिलेगी, कितना बड़ा ये मुद्दा बन पाएगा, ऐसे में जबकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, एकनाथ शिंदे की सरकार को। कई ऐसे मुद्दे हैं कानून व्यवस्था को लेकर जिस पर सरकार घिरी हुई है, तो ये मुद्दे हैं। लेकिन अब शास्त्रीय दर्जा उस पर कितना भारी पड़ता है, एक बार सुनते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर क्या कहते हैं। उनको कितना लग रहा है कि ये मुद्दा सरकार के लिए, सरकार को कितना फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा। दिन घट स्थापना का दिन है। आज नवदुर्गा, आज यहाँ पर उसका आगमन हुआ है। अभी नवरात्रि का जागर होगा। आज इसी अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना। ये मांग कई सालों से थी। मुझे याद है कि नीति आयोग की बैठक में मैंने खुद महाराष्ट्र के अन्य विषय जो थे, इसके साथ ही मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा देना चाहिए, ऐसे भी मैंने विनती आदरणीय प्रधानमंत्री जी से की थी। आज के घट स्थापना के दिन पर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक निर्णय है, ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं माय मराठी जो हमारी भाषा है उसे ये दर्जा देना, ये बहुत ही अलौकिक कार्य है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। और आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह, गजेंद्र शेखावत, इनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये मांग जो है कई सालों से थी और ये मांग पूरी हो गई। महाराष्ट्र के कई इशू पर केंद्र सरकार निर्णय ले रहा है, इसलिए तो हम कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। और आज मराठी भाषा ये कितनी मिठास है, अमृत से मिठास है। अमृत और मराठी भाषा की अगर शर्यत लगा जाए अगर तो उसमें मराठी भाषा जीतेगी। और इसलिए ऐसे मराठी भाषा पूरे विश्व में आज फैल रही है। हमारे विश्व के मराठी भाषिक जो है वह अपने मराठी त्योहार मनाते हैं, गणपति, नवरात्र, दिवाली सब करते हैं। और आज हम मराठी में कहते हैं साता समुद्रा पलीकडे, 7 समुंदर के पार ये मराठी भाषा पहुंच गई है। और आज के इस निर्णय से और मजबूत। तो केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया। ये महाराष्ट्र को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा, लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था के मसले पर जी हाँ जी, शास्त्रीय दर्जा मिला मराठी को और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बता रहा है हिंदी में। नहीं, उससे पूछा ही गया होगा या नहीं पूछा गया नहीं, तो ऐसे अवसर पे तो उसको कम से कम मराठी में बात करनी चाहिए थी। जब श्रेय लेना चाह रहा है मराठी भाषा को शास्त्रीय दर्जा देने का और बात कर रहा है हिंदी में, तो ये भी अपने में विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस भाषा का दर्जा दे दिया गया, लेकिन अब ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति जिस पर विपक्ष लगातार घेर रहा है एकनाथ शिंदे सरकार को, उस पर वो क्या जवाब देंगे? क्या उस कानून व्यवस्था के मसले पर वो चुनाव को फेस कर सकते हैं? हरियाणा में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव को फेस करने की स्थिति में नहीं दिखाई दी। पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेता चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में गए तक नहीं हरियाणा। महाराष्ट्र में क्या स्थिति होगी? चूंकि कानून व्यवस्था के मामले में तो हरियाणा से कहीं ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र की है। लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। और यही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासित दूसरे राज्य भी हैं जो विपक्ष के निशाने पर हैं। ताजा तरीन उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं बड़ी हैरान करने वाली है और विपक्ष योगी सरकार को उस पर घेर रहा है, जबकि योगी सरकार जहां भी जा रही है वो अपनी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी प्रशंसा कर रही है। बुलडोजर की जो उनकी अपनी छवि है उसका बखान कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था का हाल यह है कि घर में घुसकर लोगों की जान ले ली जा रही है। अमेठी में जो कल रात की घटना है उसको लेकर इस समय काफी हंगामा मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल और तमाम संगठन जो हैं सरकार के खिलाफ इस समय नजर आ रहे हैं और बहुत ही भयावह ये घटना है जिस तरह से अमेठी में हुई। उसको लेकर चूंकि अमेठी के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा,
उन्होंने वहाँ उन लोगों से बात की। राहुल गांधी भी अमेठी के सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन। उन्होंने उस मामले पर गहरी चिंता जताई है। दूसरी राजनीतिक दलों के लोगों ने भी उस पर चिंता जताई है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली योगी सरकार पर निशाना साधा है कानून व्यवस्था को लेकर। एक बार सुनते हैं किशोरी लाल शर्मा ने क्या कहा और राहुल गांधी ने उस पर किस तरह से दुख जताया है और किशोरी लाल शर्मा को कहा है कि उस पर नजर रखें और वहां के परिवार वालों से मिले। ये राहुल गांधी से ही बात करवा रहे हैं फोन पर किशोरी लाल शर्मा, पीड़ित उसकी। ये पीड़ित परिवार हैं, उनके घर पर हैं। एक बार सुनते हैं क्या बात करवा रहे हैं, अगर ये आवाज हम लोग सुन पाए किस तरह से वो बात कर रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा पीड़ित परिवार से राहुल गांधी की बात करा रहे हैं। और वहाँ लेने के बाद साहब हमको अब वहाँ परिवार में जो संख्या था उसमें डाल सब बच्चों में बना है हमारा सब खराब अब चाहे क्या हमने नंबर हड़बड़ कर दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पुलिस नौकरी मैंने कराया। बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा तो ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में, उनके पिताजी के संपर्क में, हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ। तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीजें बताई जो आप ही लोग बता रहे हो कि एक FIR हुई थी वहाँ पे। तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, ये मेरा कहना है। राहुल जी से क्या बात हुई? राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ। राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने DM साहब से कहा था कि जल्दी से जितना हो जाए, फिर उन्होंने किया। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, लेट द जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। किशोरी लाल शर्मा अमेठी के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अमेठी में जो घटना हुई है, एक अध्यापक को उनके पूरे परिवार सहित उनकी जान ले ली गई, उनके घर में घुसकर उन पर हमला हुआ और ये एक बड़ी भयावह घटना है। इसका दुखद पहलू ये है या सबसे गंभीर पहलू ये है कि अध्यापक की पत्नी ने कुछ समय पहले FIR दर्ज कराई थी कुछ लोगों के खिलाफ और उनको आशंका जताई थी कि उनके लिए खतरा है, उनको परेशान किया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। अगर कोई कार्रवाई, यही आरोप उनके परिजनों का है कि अगर उस पर कोई कार्रवाई हुई होती तो निश्चित तौर पर इन चारों लोगों की जान बच सकती थी। अभी कुछ महीने पहले ही रायबरेली से ट्रांसफर होकर ये अध्यापक परिवार अमेठी आया हुआ था, लेकिन अमेठी में उनको जिस तरह से उनकी जान ली गई है, जिस तरह से उन पर हमला हुआ, उसे लेकर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के ऊपर विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस पार्टी हमलावर है, समाजवादी पार्टी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। और सबसे ज्यादा ये जो सवाल उठ रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर खुद की पीठ थपथपाते नजर आते हैं। हमले दीजिए। जी बिल्कुल, ये कानून व्यवस्था का देखा जा सकता है किस तरीके का हाल है यहाँ। और लखनऊ की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, रोड रेस की घटनाएं बहुत आ रही हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नजर आए, उन्होंने भी इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो मायावती जी, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया है, अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया है। मतलब विपक्ष इस पर पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, उस पर हमलावर है समीर जी। और ये गंभीर मसला है। अगर इस तरीके के एक कहा जाए 4 लोगों की जान ले ली जा रही है एक घटना में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से
कानून का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है अपराधियों में, ये उत्तर प्रदेश के अंदर साफ देखा जा रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अब जंगल राज की स्थिति है। तो ये डबल इंजन की सरकार है, तो डबल जंगल राज की स्थिति यहाँ दिखाई पड़ती है समीर जी। और उससे भी ज़्यादा जो एक गंभीर बात यह है कि शिकायत पहले से दर्ज की गई थी और ये आशंका जताई गई थी कि उनको खतरा है, फिर भी उस FIR दर्ज कराने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनका परिवार अब यही कह रहा है कि अगर कार्रवाई हुई होती तो 4 लोग उनके बच जाते, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे 2 और उन लोगों अध्यापक की, उनकी पत्नी की जिस तरह से जान ले ली गई और बिल्कुल बेखौफ तरीके से उनके साथ ये हमला हुआ, उनके साथ ये घटना हुई है, क्योंकि उनके घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये कानून व्यवस्था पर और इस तरह की कई घटनाएं पिछले काफी समय से और लगातार हो रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। लेकिन चुनावी सभाओं में हो या फिर कहीं और भी हो, उन सारी जगहों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। और केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश की सरकार को कानून व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से संभालने का एक तरह से प्रमाण पत्र देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि लगातार विपक्ष के निशाने पर रहता है और इस तरह की घटनाएं 1-2 नहीं आए दिन होती रहती हैं, जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल दिखाई पड़ती है। यह अलग बात है कि वहां जिस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे हैं या फिर जिस तरह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पर हम लोग लगातार देख रहे हैं, इस घटना के बाद से ये चीज़ें दिख रही हैं कि अब क्या होगा अगला। अब आखिर चाहे अगर किसी को एनकाउंटर कर दिया जाए, किसी की एक पैर पर गोली मार दी जाए या फिर किसी को कई घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाए, तो उन 4 लोगों की जान वापस तो आएगी नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है और इस पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, BSP नेता मायावती हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, सब ने इस मामले पर चिंता जताई है और राज्य सरकार को घेरा है, राज्य सरकार की आलोचना की है। और चूंकि ये जो परिवार है जिसके साथ ये घटना हुई है, ये अभी कुछ दिन पहले रायबरेली से ही ट्रांसफ़र होकर आए थे और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी हैं, तो खैर वैसे भी उन्होंने उस पर चिंता जताई है। लेकिन इस तरह से एक उनका ही क्षेत्र है जिससे और भी ज़्यादा चिंतित हैं। और किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी के सांसद हैं, उन्होंने राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बात कराई है और उनको हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश की स्थिति है और उसके बावजूद सरकार उस पर अपनी पीठ थपथपाती है। इस बीच इसको लेकर तमाम वहां पर और भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम अपने न्यूज़ रूम के साथियों से कहेंगे कि अगर इस पर जो भी अपडेट्स हों उसे लेकर हमारे पास आए और जो अपडेट होंगे अमेठी की घटना को लेकर, क्या उस पर अभी तक कार्रवाई हुई है और किस तरह से वहां पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर और ताज़ा अपडेट हम देंगे। लेकिन ये एक बड़ी घटना है अमेठी की, जिस पर राज्य सरकार पर विपक्ष हमलावर है। और जिस तरह से दूसरे राज्यों में अभी हाल फिलहाल हरियाणा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और वहां पर भी वो लगातार अपनी सरकार की पीठ थपथपाते हुए दिखाई पड़े। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये साफ देखा जा सकता है, इससे पहले भी कहा था कि वो अब कोई यहाँ लड़कियों को छेड़ेगा तो उसके अगले चौराहे पे यमराज से मुलाकात होगी, इस तरह की बातें भी ढेरों बयान उनके आते हैं। हाँ, इनके बयान आते रहते हैं, तो वो भी बयान वीरों की श्रेणी में आते जा रहे हैं, ऐसा क्या क्या समझा जाए। हालांकि विपक्ष के अपने आरोप हैं और जाहिर बात है कि सरकार में सरकार के अपने दावे होंगे कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरीके से खराब होती जा रही है, इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है समीर जी। इस बीच 2 बड़ी खबरें और हैं समीर जी। एक तो जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना जो सरकारी आवास था मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मिला हुआ था, उसको उन्होंने खाली कर दिया। उसकी विजुअल भी हम लोगों के पास है, अगर हो तो हम उसको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उनका सामान जा रहा है अरविंद केजरीवाल का। तो अरविंद केजरीवाल जो अब तक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो बंगला अलॉट था, उस बंगले को खाली कर चुके हैं। वहाँ से छोटी छोटी गाड़ियों में उनका सामान वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। वो किसी सांसद के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, जो सरकारी आवास की सांसद का, उसके घर में शिफ्ट होंगे अरविंद केजरीवाल। दूसरा एक बड़ी खबर समीर जी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जो आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर का जो लड्डू विवाद चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक SIT गठित की है और ये 5 सदस्यीय SIT है। इसमें CBI के 2 सदस्य होंगे, आंध्र प्रदेश की राज्य पुलिस के 2 सदस्य होंगे और जो फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी है FSSAI, उसके 1 सदस्य होंगे। इसमें इनको मिलाकर ये कमेटी गठित की गई है और इसमें CBI के निदेशक जो हैं उनकी निगरानी में ये जांच होगी। तो ये
तिरुपति लड्डू विवाद जो था उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर आई। तो तिरुपति लड्डू विवाद जिसमें जो तमाम आरोप लगे थे उनकी जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी है कि उसमें किस तरह से जो है एक मांसाहारी चीज़ों की मिलावट की गई थी उसमें लड्डू में। तो ये विवाद है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर दी है। हालांकि विवाद तो जलेबी को लेकर भी हो रहे हैं और जलेबी को लेकर जो विवाद चल रहा है, जलेबी का जो इतिहास है उसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझाया है डॉक्टर राकेश पाठक ने, जिसको आप डीबी लाइव में देख सकते हैं और उसको आप सुन सकते हैं। उससे आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, कितने रोचक तरीके से उन्होंने जलेबी के बारे में बताया है। बाकी जो उस पर राजनीति हो रही है वो अपनी जगह है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज राहुल गांधी रहेंगे। हरियाणा की चुनावी सभा को उन्होंने कल समाप्त कर दिया। कल प्रचार का आखिरी दिन था और उसके तुरंत बाद अब उनकी सभाएं या उनकी कह लीजिए चुनावी शुरुआत अब महाराष्ट्र के लिए हो गई है। आज कोल्हापुर में रहेंगे। कोल्हापुर में जो वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उसके अलावा संविधान पर एक सभा को वो संबोधित करेंगे। संविधान को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर हैं केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, वो अब हमला महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहेगा और हमलावर रहेंगे, ऐसा लग रहा है। अमलेंदु जी बिल्कुल, राहुल गांधी वहां महाराष्ट्र में जा रहे हैं और संविधान की कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और कल ही उन्होंने जिस तरीके से संविधान को हरियाणा में दोहराया, संविधान की हिफाजत करनी है। और इससे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में गए थे समीर जी, तो उन्होंने भी कहा था कि संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी और इसलिए जारी रहेगी चूंकि अगर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं बनेंगी तो राज्यसभा में बहुमत नहीं होगा, तो वहां बहुमत हो जाएगा बीजेपी का। तो वहां अगर बहुमत हो जाएगा तो फिर संविधान पे खतरा बरकरार रहेगा। इसलिए राज्यों में सरकार बनाना भी जरूरी है। और इसलिए समीर जी, हरियाणा का चुनाव भी कांग्रेस ने बहुत गंभीरता के साथ लड़ा, जम्मू कश्मीर का चुनाव भी बहुत गंभीरता के साथ लड़ा और राहुल गांधी ने पूरा समय वहां दिया। और आखिरी समय में तो हरियाणा में राहुल गांधी ने मौज कर दी, जिसको कहते हैं। 3 दिन लगातार उनकी यात्रा रही। प्रियंका गांधी और उन्होंने दोनों ने वहां जम के प्रचार किया, जनता के बीच रहे, जलेबी भी खाई और जलेबी खिला के लोगों के मिर्ची भी लगाई, ये भी काम किया। सारे काम राहुल गांधी ने कर लिए। तो वहाँ भी संविधान का मुद्दा एक बड़ा था। और आज राहुल गांधी जिस तरीके से कोल्हापुर पहुँच रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं श्री किरण जी, वो कोल्हापुर से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं कि हम इस समय कोल्हापुर में हैं। तो आज कोल्हापुर पहुँच रहे हैं राहुल गांधी शाम को और वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मराठियों का गुस्सा है समीर जी, उसका भी एक तरीके से कहा जाए प्रस्फुटन आज हमको देखने को बिल्कुल मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि भले ही प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उस मामले में माफी मांग ली है, लेकिन हजारों करोड़ रुपए से बनी प्रतिमा हवा के एक झोंके से जिस तरह से गिर गई, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जिसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, 1 साल भी नहीं हुआ था, उसे लेकर वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा संविधान के अलावा, आरक्षण के अलावा ये बनने जा रहा है अमलेंदु जी महाराष्ट्र में। बिल्कुल ये महाराष्ट्र में बनने जा रहा है, बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। और ये इसको लेकर तो लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके से हुआ, एकनाथ शिंदे का खुद का बयान है, छगन भुजबल जो एनसीपी के नेता हैं, अजित पवार वाली, उनका बयान है कि 400 पार का नारा, उसने ये संदेश दे दिया कि संविधान खतरे में है और ये बड़ा मसला बन गया। यानी संविधान पे खतरा है, ये अभी भी है। राहुल गांधी फिर कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई लड़नी है, संविधान को बचाना है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संविधान पे और आरक्षण पे खतरा है, ये बताने में कांग्रेस कामयाब रही है। और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये दोनों बड़े मसले बनने वाले हैं। बिल्कुल, और महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा ऐसा माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर को हो सकती है। 8 अक्टूबर को चूंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, उसके बाद कभी भी हो सकती है। 10 अक्टूबर को माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, चूंकि नवंबर के आखिर तक 26 नवंबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल है और उसके पहले वहां विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए, तो चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। तो शायद संभवतः यह माना जा रहा है कि 10 अक्टूबर को घोषणा हो सकती है। यानी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार वहां सभाएं हो रही हैं और तमाम परियोजनाओं की वहां सौगात दे रहे हैं। आज ही मराठी जो भाषा है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। मराठी के साथ दूसरी भाषाओं को भी, 4 अन्य भाषाओं को भी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।
लेकिन जिस तरह से वहां की कानून व्यवस्था है, जिस तरह से एनडीए सरकार के घटक दलों के बीच उथल पुथल मची हुई है, उसे लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जिसको महायुति कहा जाता है महाराष्ट्र में, वो कितनी मजबूती के साथ वहां चुनाव में उतर रही है। और इस बीच राहुल गांधी की महाराष्ट्र चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद जिस तरह से कोल्हापुर पहुंचकर आरक्षण संविधान की बात करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अपनी चुनावी यात्राओं की शुरुआत हो रही है, वो कितनी मजबूत वहां दिखाई पड़ रही है। लेकिन मजबूती, पहली बात तो यह है कि जो इंडिया गठबंधन है, यानी एनसीपी जो शरद पवार की है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का है और कांग्रेस पार्टी, इनका गठबंधन लोकसभा चुनाव से ही जिस तरह से एकजुट दिख रहा है, लोकसभा चुनाव में उसका फायदा भी मिला और महायुति को बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद भी इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा है, एनडीए के घटक दलों के बीच उथल पुथल मच रही है, उससे एक शुरुआती बढ़त तो ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल शुरुआती बढ़त ले ली है और कांग्रेस ने वहाँ समीर जी महाराष्ट्र में खास तौर से, और ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दे तय करते हैं वो इसी तरीके से महाराष्ट्र के भी लिए मुद्दे तय कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए जो है उसको अब राहुल गांधी की पिच पर खेलना होगा, ये राहुल गांधी तय करके चल रहे हैं। और देखिए महाराष्ट्र को भी उन्होंने लगातार अपने उस पर लिया है, मतलब उनकी यात्राएं हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की लगातार यात्राएं हुई हैं, तो यानी वो लगातार जा रहे हैं महाराष्ट्र में। और इधर उद्धव ठाकरे दिल्ली आते हैं, शरद पवार दिल्ली आते हैं, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है। वहाँ के स्थानीय नेताओं की जो है वो बैठकें हो रही हैं लगातार, यानी वहाँ चीज़ें सब एक तरीके से ठीक ठाक है। और ये वहाँ तय कर लिया महाविकास अघाड़ी ने कि किसी का चेहरा सामने रखकर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चूँकि हम कहीं भी किसी का चेहरा सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। और संसदीय लोकतंत्र में, खासतौर से भारत का जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें किसी चेहरे के नाम पर चुनाव होता भी नहीं है। विधायक अपना नेता चुनते हैं या सांसद अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी चुनाव होगा। बिल्कुल, और चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री का फेस नहीं वहाँ पर रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। और वहाँ जो चुनाव है पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगा, महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगा। और उसकी शुरुआत अब राहुल गांधी कोल्हापुर की अपनी सभा से, यात्रा से कर रहे हैं। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण और संविधान पर उनका भाषण बहुत ही मायने रखता है। इस इलाके में अभी पिछले महीने ही सांगली की भी यात्रा की थी राहुल गांधी ने। कोल्हापुर और सांगली का ये जो पुणे, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ 288 में से करीब 70 विधानसभा सीटें यहाँ आती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये इसको शुगर बेल्ट कहा जाता है। चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में इसी इलाके में होता है। उस सारे लिहाज से ही बड़ा महत्व रखता है पश्चिमी महाराष्ट्र का ये इलाका। और मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ वहाँ आंदोलन चल रहे हैं, सरकार बैकफुट पर दिख रही है, उसका भी इस पर असर पड़ेगा निश्चित तौर पर। ये इंडिया गठबंधन के फायदे के लिहाज से ये इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। संविधान के मुद्दे को महाराष्ट्र में भी जोर शोर से उठाएंगे, इस बात का संकेत राहुल गांधी ने अपनी कल की जो हरियाणा में आखिरी चुनावी सभा थी और जिस तरह से वहां पर मास्टर स्ट्रोक चला उन्होंने कि अपनी आखिरी सभा में कांग्रेस के उस नेता को, वो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता को ले आए जो 5 साल पहले छोड़ गए थे और दूसरे तमाम दलों में लौटते हुए आ गए। यहाँ शैलजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये प्रचारित कर रही थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, नाराज़ हैं वो, लेकिन उनकी नाराज़गी नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता को राहुल गांधी ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार के जिस तरह से वो अपनी पार्टी में शामिल कराया, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भौचक रह गई और लगा कि ये क्या हो गया, भौचक रह गई। और सबसे बड़ा खेल जो हुआ समीर जी, वो जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं नेता, उनके साथ हो गया। क्योंकि राहुल गांधी ने एक तो पहले एक मीटिंग में कहा जनसभा में कि हमारे भी लोग जो कुछ डर कर उधर चले गए हैं वो भी वहाँ हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। अब इधर अशोक तंवर जिस तरीके से आया, तो जो यहाँ से नेता गए हैं वो सब कह रहे हैं कि अशोक तंवर ने तो हमारी भी जो है वो विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब बीजेपी हमको भी संदिग्ध उससे देख रही है कि ये भी पता, पहले ही महत्व नहीं दे रही, अब तो नहीं दे रही, अब और नहीं देगी। और अब शक की निगाह में आ गया कि ये भी कहीं ना चल दें, ये आ गया। इधर जो जिस तरीके से शैलजा को लेकर मनोहर लाल खट्टर जो थे वो दे रहे थे अपना निमंत्रण कि आप आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, तो ये बड़ी चोट लगी। पवन खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि मनोहर कहानियां सुनाई जा रही थी कि कांग्रेस के दलित नेता छोड़ के आ रहे हैं और ये इनका ही नेता हमारे यहाँ चला आया। तो ये एक तरीके से आखिरी चरण में जिस तरीके से खेल खेला है राहुल गांधी ने, ये बहुत बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में दी। और मुझे लगता है कि संविधान को लेकर राहुल गांधी ने बात की, संविधान का मुद्दा समीर जी हरियाणा में कल चुनाव है, वहां भी
भी है। और आज राहुल गांधी जा रहे हैं महाराष्ट्र, वहाँ भी संविधान की बात करेंगे वो, तो मुझे लगता है एक बार वो बाइट फिर से सुन ली जाए कि कल राहुल गांधी ने कहा क्या था। मुझे लगता है बिल्कुल, और संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी घिरी दिखाई पड़ी, हरियाणा में भी घिरी दिखाई पड़ी, और अब ये महाराष्ट्र में भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सुनते हैं राहुल गांधी ने हरियाणा की सभा में संविधान को लेकर क्या कहा। जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की। हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया, देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी इस संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। आजादी की लड़ाई का फल ये सबका है और इसमें सबको फायदा होता है। जब हम देश के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, प्रगति के बारे में, संस्थाओं के बारे में, सेना के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, यहां से शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं। जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट किया, उनको आक्रमण करने की मदद की। तो अब संविधान का ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी बनने जा रहा है, और निश्चित तौर पर वहाँ की जो कानून व्यवस्था है राज्य की, उस पर सरकार लगातार घिरी हुई है, विपक्ष के निशाने पर है। संविधान का मुद्दा भी अब सरकार के लिए एक मुश्किल भरा साबित होगा। इन तमाम मुद्दों पर न केवल महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी घिरी हुई है। और उत्तर प्रदेश में अमेठी की जो घटना हुई, एक अध्यापक के वो पूरे परिवार के साथ उनकी जान ले ली गई, उसको लेकर वहां लोग काफी आक्रोशित हैं। विपक्षी नेता राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी से पीड़ित परिजनों की बात कराई है, और उस पर अब क्या कार्रवाई हो रही है वो देखने की बात है। लेकिन गंभीर बात यह है, गंभीर मुद्दा यह है कि पीड़ित परिजनों ने पहले ही शिकायत की थी पुलिस में कि उनको खतरा है, उनकी हिफाजत की जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसका संज्ञान लगता है नहीं लिया गया, और ये इतनी बड़ी घटना हो गई। पीड़ित परिजनों का ये आरोप है, जो जिन अध्यापक के परिजन, उनके जो परिवार के लोगों को मारा गया है, उनका ये आरोप है कि पहले ही उन्होंने इसकी आशंका जता दी थी। और इधर बीच दुनिया भर में जो मध्य एशिया में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, वो घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से एक इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान में जो चल रहा है, उसमें भी तेज़ हमले कर दिए हैं इसराइल ने, और ज़मीनी और हवाई हमला दोनों चल रहा है। उसको लेकर दुनिया भर में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं भारत में, और एशियाई शेयर मार्केट पर उसका प्रभाव पड़ा है। भारत में भी शेयर मार्केट सुबह बहुत डाउन रहे। अमलेंदु जी, अपडेट क्या है, तो ताज़ा खबर क्या है? ताज़ा खबर ये है समीर जी की खबरें ये हैं कि आज वो जो नसरुल्लाह था, उनका दफन आज होना है, और बहुत चौक चाबंद व्यवस्था वहाँ की गई है। मतलब हिजबुल्लाह के प्रमुख थे। इधर जिस तरीके से जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस मसले पर निगाह रखे हुए हैं और रास्ता देख रहे हैं। अमेरिका इस समय समीर जी खुलकर एक तरीके से देखा जाए वो इजराइल के साथ दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस तरीके से पहले दिखाई पड़ता था। हालांकि उसने निंदा की है ईरान की, और ये कहा है कि मध्य पूर्व में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खड़ा तो है वो इजराइल के साथ, लेकिन वो अभी ये देख रहा है कि क्या अगर ईरान पे हमला किया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ईरान भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। उस पर अगर कोई हमला होगा तो फिर वो उसी तरीके से रिटेलिएट करेगा। और अगर ईरान और ये इसके आसपास अगर केंद्र बनता है लड़ाई का समीर जी, तो फिर पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग जाएगी, और ये परिणाम देखना शुरू हो गए। लगभग 5% इजाफा जो है वो कच्चे तेल की कीमतों में अभी तक हो चुका है। तो और ये आगे बढ़ने की आशंका है कि ये और आगे बढ़ेगा। इधर खबरें चल रही हैं, वो उसकी कोई
पुष्ट सूचना नहीं है कि रूस की तरफ से भी जो है वो मदद लेबनान को पहुंचाई जा रही है। अब वो कुछ कंटेनर गए, उन कंटेनरों में क्या है ये अभी पता नहीं है। तो अगर ये चीज़ें सब बढ़ती समीर जी, तो फिर दुनिया क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती है, इसके भी खतरे बढ़ सकते हैं। तो अच्छा, इस बीच ये है कि अमेरिका में चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए खतरा लोगों को ये है कि क्या ये भी एक वहाँ बड़ा मसला बन सकता है, क्योंकि वहाँ जो यहूदी लॉबी है वो सारा एक तरह से देखा जाए वहाँ चुनाव को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि बड़े पूंजीपति जो सब पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव में, वो सब अधिकांश जो है वो यहूदी हैं। तो ये एक देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर एक नए तरीके का संघर्ष हमको देखने को मिल सकता है अगर इस पर विराम नहीं लगता है। इधर इजराइल ने UN के जो चीफ है उनके अपने देश में पाबंदी पर ही रोक लगा दी है, यानी आप UN का चार्टर को मान नहीं रहे हैं। UN आपको बार बार कह रहा है कि आप अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध के नियम है उनका आप पालन कीजिए, आप इस तरीके से हमले नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आपकी पीठ के पीछे अमेरिका है तो आप UN को भी आंख दिखा रहे हैं। तो अब UN को ही अगर आपने दिखा दिया, इसका मतलब आप UN को नहीं मानेंगे। तो अगर UN को नहीं मानते हैं तो जो यूनाइटेड नेशंस के देश हैं और UN की जो महासभा है उसको तय करना है कि वो इजराइल के साथ किस तरीके से निपटे। लेकिन चूंकि अमेरिका के पास वीटो पावर है और अमेरिका का एक तरीके से UN पर भी प्रभाव समझा जाता है, जब से रूस जो है सोवियत संघ विकसित हुआ है उसके बाद से एक तरीके से उसका प्रभाव बढ़ गया है। पश्चिम एशिया का ये जो द्वंद्व है, संघर्ष है, वो एक तरह से पूरे दुनिया को प्रभावित करने की स्थिति में दिखाई पड़ रहा है और उसका असर भी शेयर मार्केट्स पर दिखाई पड़ रहा है, तेल की कीमतों पर दिखाई पड़ रहा है। और लेकिन जो आज की जो बड़ी खबर है, बड़ी घटना है भारत के लिहाज से, वो ये है कि राहुल गांधी कोल्हापुर से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी आज कोल्हापुर में शाम को पहुंच रहे हैं, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और संविधान पर वो बोलेंगे। संविधान को लेकर हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने कई भाषण दिए और लगातार सरकार पर हमला किया, आशंका जताई कि सरकार संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और वो अगर वो 400 पार की स्थिति में आई होती, इस बार अगर उसको इतना वोट मिला होता, लोगों ने दिया होता, तो संविधान बदल दिया जाता, जैसी कि आशंका पहले से जताई जा रही थी। तो संविधान, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, शिवसेना शिंदे गुट की, उसके नेतृत्व में, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उस सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही है। और ये सरकार के भीतर भी जिस तरह से वहाँ जो गठबंधन के घटक दल हैं उनके भीतर जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है, सीट शेयरिंग की बातें अभी तक नहीं हो पा रही हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आम सहमति नहीं बन पा रही है, उस लिहाज से वहाँ NDA यानी महायुति काफी पीछे दिखाई पड़ रहा है चुनावी तैयारियों के लिहाज से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यात्रा कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे हैं, यहां तक कि हरियाणा में चुनाव को छोड़कर महाराष्ट्र और झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। शास्त्रीय दर्जा दे दिया गया मराठी भाषा को, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ की कानून व्यवस्था पर और जिस तरह से जो संविधान का मुद्दा है उस पर कितना प्रभावी हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की सरकार अब घिरती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अमेठी की जो घटना है उस पर इस समय विपक्षी नेताओं ने सरकार पर हमला बोल दिया है। अमेठी में एक अध्यापक के परिवार को उसके घर में घुसकर 4 लोगों की जान ले ली गई, अध्यापक का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया और यानी उनके अध्यापक को, उनकी पत्नी को और 2 छोटे बच्चों को। इसे लेकर लोगों में बड़ी नाराजगी है। अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बात कराई है। क्या कहा किशोरी लाल शर्मा ने, एक बार सुनते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से लेकर BSP नेता मायावती और बाकी सभी दलों के नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। सुनते हैं किशोरी लाल शर्मा ने क्या कहा उस मुद्दे पर। बड़ा जघन्य अपराध है। पहली बार लगा तो ये मैं कल से इस परिवार के संपर्क में, उनके पिताजी के संपर्क में, हमारे कार्यकर्ता रिंकू जी से कल मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी से मैं लगातार टच में हूँ, तो उनके पिताजी ने भी कुछ चीजें बताई जो आप ही लोग बता रहे होते। एक FIR हुई थी वहां पे, तो उसका भी मैंने DM अमेठी से बात किया था कि भाई ये भी एक देखिए, इस एंगल से भी देखिए, कोई और एंगल भी है इसके अंदर तो उसको भी देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका इन्वेस्टिगेशन आ जाए कि उनका क्या कहना है। लेकिन ये अपने आप में कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है, क्योंकि सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, ये मेरा कहना है। राहुल जी से क्या बात हुई? राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया
तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहां पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ, राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने डीएम साहब से कहा था कि जल्दी से जल्दी इतना हो जाए, फिर उन्होंने किया। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, लेट द जांच रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। तो अमेठी की घटना को लेकर इस समय सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। जिस तरह से किशोरी लाल शर्मा कह रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो इस तरह की घटना क्यों हो रही है, और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कानून व्यवस्था ठीक है, ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कहीं भी जाते हैं, चुनावी सभाओं में जाते हैं या फिर जहां भी कहीं जाएंगे, वो उसकी बात करते हैं और अपनी ही पीठ थपथपाते दिखते हैं। लेकिन इस तरह की लगातार घटनाएं हर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के सारे अलग अलग जगहों पर अक्सर हर दिन देखने को मिल रही हैं। लगातार सवाल विपक्ष उठा रहा है, लेकिन अमेठी की इस घटना पर विपक्ष में नाराजगी है, स्थानीय लोगों में नाराजगी है, अध्यापक संगठनों में नाराजगी है और सरकार को यह नाराजगी भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। अमलेंदु जी, क्या इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, अगर आप बता सकते हैं? इस पर समीर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो वहाँ की पूर्व सांसद हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी, उनकी भी प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है, उनका कल का ही ट्वीट है हालांकि, कि आज जनपद अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। स्मृति ईरानी जी ने उन्हीं के योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा है कि अमेठी में हुई आपराधिक घटना अत्यंत हृदय वेदना को निंदनीय है। पीड़ित परिवार के साथ सरकार पूरी गंभीरता के साथ खड़ी है और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हेतु कृत संकल्पित है। अब ये कितना कृत संकल्पित है क्या नहीं, ये मतलब घटना हुई है अमेठी में चूंकि, तो इस पर कुछ प्रतिक्रिया देनी थी। यह है चूंकि विपक्ष हमलावर है तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है कि पीड़ित परिवार के साथ स्मृति ईरानी जी ने कोई बात की हो या वहाँ जाकर कोई उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा। अभी तक हम लोगों के पास इस तरह की खबर नहीं, कोई हो तो हम कह नहीं सकते, अभी तक खबर नहीं है। हम देख सकते हैं कि किशोरी लाल शर्मा पीड़ित परिवार के घर गए हैं और उन्होंने राहुल गांधी से बात कराई है। एक बार सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या बात की है पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से। तो ये किशोर, आप देख सकते हैं जो विजुअल्स हमारी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और वहाँ देने के बाद साहब अब वहाँ परिवार में जो संख्या था सब गलतियों में बना है, हमारा सब खराब। अब चाहे क्या हमने नंबर अर्पण कर दिया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, पुलिस की नौकरी मैंने कराया। करने लगा फिर बाद मछली आ गई, मछली बोला हम पापा का ही हम बना बेटा चैन बुलाओ। अब चाहे उसको 3-4 लड़के के बाप हो गए, कभी नहीं हुआ। जब वहाँ बोला कि हमारे वार्ड के साथ पीछा कर रहा तो उसने मतलब अपने के घर डाला सरकार के ऊपर, और सरकार जो है हमको पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी इसलिए जाए। तो ये पीड़ित परिजनों से किशोरी लाल शर्मा राहुल गांधी की बात करा रहे थे, वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और इस मामले में ये गंभीर मामला इसलिए भी है कि जो पीड़ित परिवार है, जिस अध्यापक को उनकी पत्नी और 2 बच्चों के साथ उनकी जान ले ली गई, पत्नी ने कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि उनके परिवार के साथ कुछ अनहोनी हो सकती है, और आखिरकार वही हो गया। परिजनों का यही आरोप है कि अगर उस पर पुलिस ने ध्यान दिया होता, उस पर कार्रवाई की होती, तो शायद आज ये 4 लोग बच जाते, इनकी जान बच जाती। लेकिन नहीं कोई कार्रवाई हुई। अब उसके बाद चाहे जो कार्रवाई हो, इन लोगों की जान तो वापस नहीं आ सकती। ये आरोप लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लग रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कानून व्यवस्था वहां खराब है, ठीक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर अपनी ही तारीफ करते रहते हैं। लेकिन तो कानून व्यवस्था पर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार घिरी हुई है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घिरी हुई है, और ये विपक्ष के लिए अब उन्हें घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। अमेठी की इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, गुस्सा है, और सरकार के खिलाफ लोग काफ़ी उस पर मुखर हो रहे हैं।
विपक्ष का हमलावर है। विपक्ष के सभी नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और योगी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा है। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से अब राहुल गांधी की आज सभा हो रही है कोल्हापुर में और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, संविधान पर वो बात करेंगे और उसी के जरिए वहाँ चुनावी सभाओं की अपनी शुरुआत कर रहे हैं, चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एनडीए के घटक दल हैं, महायुति के घटक दल हैं, उनके बीच में टकराव बना हुआ है, लगातार जारी है और आए दिन कोई न कोई नए टकराव का मुद्दा वहां पर दिखाई पड़ रहा है, सामने आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। आप डीबी लाइव को देखते रहिए। और महाराष्ट्र में ये चुनावी सभाओं की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने हरियाणा में अपनी चुनावी सभाओं का कल समापन किया। कल आखिरी दिन था प्रचार का और कल यानी 5 अक्टूबर को मतदान होंगे हरियाणा में। आपको मतदान का अपडेट लगातार आपको डीबी लाइव पर हम दिखाते रहेंगे। इसके अलावा 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम जब आएंगे तब भी आपको या डीबी लाइव पर लाइव अपडेट आपको मिलता रहेगा। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। और अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति।